नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 2 के विषय में, जिससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 30 तक मेंशन है। आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा, आइए इस चार्ट को समझते हैं। पार्टीज अनेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जो एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सेक्शन 11 कहता है माइनर पर्सन डिस्क्वालीफाई बाई लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 12 अनसाउंड माइंड पर्सन की बात करता है, जो कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अब समझते हैं हम फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट सेक्शन 14 में डिफाइन है, नेगेटिव डेफिनेशन देता है। फ्री कंसेंट को समझे उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कंसेंट होता क्या है। कंसेंट सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है, when टू और मोर पर्सन एग्री अपॉन सेम थिंग, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक चीज पर सहमति व्यक्त करते हैं तो उसे हम कंसेंट कहते हैं। चलिए फिर फ्री कंसेंट क्या होगा कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्री, नेगेटिव डेफिनेशन देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कब फ्री नहीं होगा? जब वो कोवर्जन से लिया गया हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया हो, फ्रॉड से लिया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया गया हो, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ हो। तो उस कंडीशन में जो कंसेंट होगा वो फ्री कंसेंट नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन 10 की बात करते हैं। उससे पहले समझते हैं हम एग्रीमेंट जो है वो सेक्शन 2E में डिफाइन है। अगर ये इन्फोर्सिएबल बाई लॉ हो तो ये क्या बन जाएगा? हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और अगर नॉट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ है तो ये हमारा वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, ऐसा 2G कहता है, और कॉन्ट्रैक्ट 2H में डिफाइन है। ठीक है, अब सेक्शन 10 क्या कहता है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इट स्टेट दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर फुलफिल द अबव मेंशन कंडीशन। अगर वो नीचे लिखी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं तो जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, यानी कि पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ऐसा सेक्शन 11 और 12 में हमें बताया गया है। सेकंड कंडीशन फ्री कंसेंट, सेक्शन 14 फ्री कंसेंट की बात करता है। उसमें मेंशन है कि फ्री कंसेंट कब होगा? जब वो कोवर्जन से ना लिया गया हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ना लिया गया हो, फ्रॉड से ना लिया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से ना लिया गया हो, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ ना हो। तो उस कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंसेंट होगा, वो फ्री कंसेंट होगा। थर्ड कंडीशन जो है वो है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऐसा सेक्शन 23 में डिफाइन है। और लास्ट कंडीशन जो है, जो वॉइड अब इनिशियो है, वो सेक्शन 24 से लेकर के सेक्शन 30 तक मेंशन है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज एक बार देख लेते हैं हम। सेक्शन 10 व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाई फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट से लेके पहली कंडीशन, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉम्पिटेंट पार्टी, दूसरी कंडीशन हमें दिख गई। थर्ड लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, फोर्थ कंडीशन दिख गई हमें यहाँ। और एक एंड नॉट हियर बाई एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, सॉरी, तो ये हमें फोर्थ कंडीशन दिख गई। और लॉफुल कंसिडरेशन विद लॉफुल ऑब्जेक्ट ये हमारी थर्ड कंडीशन थी। तो सेक्शन 10 जो है बेसिकली एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। तो चलिए आगे समझते हैं। ये एक चार्ट है जिसके माध्यम से हम याद रख सकते हैं कि सेक्शन 10 जो है
किसकी, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, तो जब वो सेक्शन 11 की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा, 14 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, 23 की, और नॉट वॉइड अब इन इशू हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 से लेकर के 30 तक। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्पिटेंट पार्टी कौन होगी। तो सेक्शन 11 कहता है कि हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट होगा। पहला, जो मेजर हो। मेजर कौन होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, सेक्शन 3 में बताया गया है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट के 1875 का जो एक्ट है वो कहता है कि जो पर्सन 18 ईयर का है वो क्या होगा, हमारा मेजर होगा। सेकंड है कि जो पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड लॉ, पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ है, तो वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। माइनर से रिलेटेड एक केस है, मोहरी वी वर्सेस धर्मदास 1903 का केस है। इसमें कहा गया था कि एग्रीमेंट विद माइनर, जो भी एग्रीमेंट किया जाएगा वो वॉइड होगा। ठीक है, सेक्शन 12 हमारा साउंड माइंड का जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जनरल प्रोविजन ये है। फिर कहता है ही इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड, वो कैपेबल होना चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए, इट एंड ऑफ द फ्रेमिंग अ रैशनल जजमेंट, और वो रैशनल आंसर कर सकता हो, उसके अंदर बात को समझने की कैपेसिटी हो कि कंडीशंस क्या हैं, कैसे होता है, क्या होता है, क्या उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, और वो एक रैशनल जजमेंट भी ले सकता हो अपना। फिर कहते हैं कि यूजुअली अनसाउंड माइंड, अगर पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड है और ओकेजनली वो साउंड माइंड है, कभी कभी तो वैसे तो वो अनसाउंड माइंड है लेकिन कभी कभी होश में भी आ जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कब करेगा, जब वो साउंड माइंड का होगा। ठीक है, इसी में एक सेकंड कंडीशन और है, इसकी रिवर्स कंडीशन है कि यूजुअली तो वो साउंड माइंड है लेकिन ओकेजनली जो है वो अनसाउंड माइंड हो जाता है। ओकेजनली से मतलब कि कभी फीवर आ गया या फिर कभी ड्रंक है, तो ये कंडीशन जो है ओकेजनली है। तो जिस कंडीशन में वो अनसाउंड माइंड है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जब वो साउंड माइंड है उस कंडीशन में अगर करता है तो वो वैलिड होगा। नेक्स्ट समझते हैं हम फ्री कंसेंट क्या होता है। सेक्शन 14 में जैसा डिफाइंड है, हमने पहले भी समझा था, सेक्शन 13 कंसेंट की बात करता है कि व्हेन 2 और मोर पर्सन एग्री अपॉन सेम थिंग, तो उसको कंसेंट कहेंगे। फ्री कंसेंट कब होगा, नेगेटिव डेफिनेशन है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री कंसेंट, कंसेंट को हम फ्री कंसेंट कह सकते हैं कब, नॉट कॉज्ड बाई कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड लास्ट में मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स और मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं सेक्शन 15 को, जो बात करता है कोअर्जन की। कोअर्जन इज कॉज्ड, कब होता है कोअर्जन, कोअर्जन इज कॉज्ड व्हेन वन पार्टी पुट्स एनी पर्सन अंडर प्रेशर बाय एडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। नीचे दो मेथड मेंशन है, एक ये और एक ये। इन दोनों में से किसी मेथड का यूज करके एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को प्रेशर में डालती है तो हम उसको कोअर्जन कहेंगे। पहली कंडीशन क्या है, कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। ठीक है, या तो कुछ ऐसा एक्ट कमिट करता है या उसको थ्रेट करता है जो कि फॉरबिडन बाय आईपीसी है, यानी कि आईपीसी के अंदर कोई अपराध है। सेकंड कंडीशन, अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, या उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करके उसके ऊपर कोई प्रेशर बनाता है वो, तो उसको हम कोअर्जन कहेंगे। फॉर कोअर्जन इट इज नॉट नेसेसरी दैट आईपीसी शुड बी एप्लीकेबल एट द प्लेस वेयर द कंसेंट हैज बीन सो कॉज्ड, यानी कि कोअर्जन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे उसकी कंसेंट ली गई है वहाँ आईपीसी एप्लीकेबल है या नहीं है। इंग्लिश लॉ में इसको डिस्क्राइब किया गया है, ड्यूरस कहते हैं, जिसका मतलब होता है फिजिकल कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा और सेक्शन 15 भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है। सबसे पहले हम उसकी एसेंशियल कंडीशंस को समझेंगे, फिर देखेंगे कि नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, कहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है एक एक्सेप्शन के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो पहली एसेंशियल कंडीशन है कि रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, यानी कि पार्टीज के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए।
वन पार्टी इन डोमिनेटिंग पोजीशन। सेकेंड एसेंशियल कंडीशन है कि एक पार्टी जो है वो डोमिनेटिंग सिचुएशन में होनी चाहिए, डोमिनेटिंग पोजीशन में होनी चाहिए, टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी, जिससे वो दूसरी पार्टी की विल को क्या करे, डोमिनेट करे और उससे क्या ले, कोई अनफेयर एडवांटेज ले। सपोज करो कि एक व्यक्ति ए है जो मेंटली बहुत वीक है और अपनी एज भी उसकी काफ़ी ज़्यादा है, और उससे वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो जो अटेंडेंट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट, अगर वो उसको इंड्यूस करके कोई भी अनफेयर एडवांटेज लेता है तो वो अंडी इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। पर्सन जब क्या कर रहा हो, होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर अदर, यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर वो एक अथॉरिटी होल्ड कर रहा है, अपेरेंट अथॉरिटी है। सेकंड कि स्टैंड इन फिड्यूसरी रिलेशन। फिड्यूसरी रिलेशन का मतलब होता है कि रिलेशन टू ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो उस कंडीशन में भी जैसे डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन हो गया, उसमें अगर वो कोई एडवांटेज ले लेता है, अनफेयर एडवांटेज ले लेता है। ठीक है। तो इसकी 4 कंडीशन हमने देखी। रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टी, यानी कि रिलेशन जो है एग्जिस्ट करना चाहिए पार्टी के बीच में। सेकेंडली वन पार्टी इज डोमिनेटिंग पोजीशन, एक पार्टी जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में होगी। टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी, दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करेगी। एंड ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज, और उससे वो एक अनफेयर एडवांटेज लेगा। इसका एक्सेप्शन क्या है कि लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का रिलेशन जो है वो एग्जम्प्टेड है। डेटर एंड क्रेडिटर अंडी इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो कुछ भी होगा वो भी अंडी इन्फ्लुएंस के बीच में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये हमने अंडी इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 को समझा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 17 की, जो फ्रॉड की बात करता है। तो अ पार्टी और हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव, है ना, कोई पार्टी है और उसकी या फिर उसका एजेंट है, उसका इंटेंशन है क्या करने का, डिसीव करने का, एनी अदर पार्टी, किसी दूसरी पार्टी को या फिर उसके एजेंट को, इंड्यूस हिम, और वो उसको इंड्यूस करते हैं टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। और उनका इंटेंशन कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनका जो इंटेंशन है वो डिसीव, टू डिसीव है। बाई एक्ट ऑफ द फॉलोइंग, बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, इनमें से कोई भी एक्ट ऐसा अगर वो करते हैं। पहला क्या है, सजेशन ऑफ फॉल्स फैक्ट, है ना, कि वो जानबूझ करके बता रहे हैं किसी को कि जो गलत फैक्ट है उसके बारे में। सप्रेशन ऑफ ट्रू फैक्ट, यानी कि जो सही फैक्ट है उसके बारे में उसको नहीं बता रहे, जो सामने वाली पार्टी है उसको जानबूझ करके दबाया जा रहा है। जो गलत चीज़ है, जो फैक्ट ट्रू नहीं है, फॉल्स फैक्ट है, वो उसने बता दिए, जो सही थी वो नहीं बताया। सेकंड, नो इंटेंशन टू परफॉर्म, उसका इंटेंशन भी नहीं है परफॉर्म करने का कॉन्ट्रैक्ट को। थर्ड, इंटेंशन टू डिसीव, उसका इंटेंशन कैसा है, डिसीव करना, उसके साथ क्या करना, डिसीव करना या फ्रॉड करना। लास्ट है, एनी एक्ट फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर्ड बाई लॉ, या कोई ऐसा एक्ट है जो लॉ ने फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दिया। सपोज कि ए ने एक ऑक्शन में अपने घोड़े को बेचा, एक ऑक्शन में ले गया अपने घोड़े को बेचने के लिए। हाँ, एक बी नाम से व्यक्ति आता है और बी जो है हॉर्स खरीदने से पहले हॉर्स खरीदता है उससे, और ए को पता है कि वो अनसाउंड माइंड है। ठीक है। यहाँ पर जो ए की ड्यूटी नहीं है कि उसको वो बताए, ड्यूटी बाउंड नहीं है, तो जब वो ड्यूटी बाउंड नहीं होगा तो उस कंडीशन में फ्रॉड नहीं कहलाएगा। ठीक है। अगर वो ड्यूटी बाउंड है, अगर वो उससे पूछता है तो उसकी ड्यूटी बन जाती है उसको बताना। ठीक है। तब उस कंडीशन में वो फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है। जहाँ पे वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक अगर है तो फ्रॉड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 18 की, जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन कॉजिंग बाई, तो जो व्यक्ति मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है उसका कोई इंटेंशन है ही नहीं, कोई डिसीव इंटेंशन नहीं है। तो नो इंटेंशन टू डिसीव, डिसीव करने का कोई इंटेंशन नहीं है। पहली कंडीशन है पॉजिटिव असर्शन, यानी कि उसको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता ही नहीं है ना, लेकिन उसने बिलीव कर लिया है कि वो इन्फॉर्मेशन सही है, इंटेंशनली नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल कि
बी को पता है कि सी एक व्यक्ति है जो किसी कंपनी का डायरेक्टर है, लेकिन बी को वो जो इंफॉर्मेशन है वो किसी थर्ड आदमी से मिली है। एल हो सकता है, एम हो सकता है, कोई भी थर्ड व्यक्ति है, उस थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन मिली है कि सी जो है वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है, लेकिन सी डायरेक्टर नहीं है। मगर बी ने तो ये मान लिया ना, तो जो इंफॉर्मेशन थी उसको डायरेक्टली सी से नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो अनट्रू है, ये प्रूव हो गया है, लेकिन बी का कोई इंटेंशन नहीं था किसी को डिसीव करने का। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कोई वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर देता है विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, है ना, उसका इंटेंशन नहीं था डिसीव करने का और उसने कोई ड्यूटी को ब्रीच कर लिया, या ना किसी एडवांटेज को गेन करने का। ठीक है, और लास्ट में है इनोसेंटली इंड्यूस अदर टू मेक अ मिस्टेक्स। अब तक के इस लेक्चर में हमने सेक्शन 10 से लेकर के 18 तक के प्रोविजंस को समझा है। आगे के इसका सेकंड पार्ट में हम सेक्शन 19 से लेकर के और 30 तक के प्रोविजंस को समझेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।